हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओम्स लॉ पढ़ने के लिए रेडी हैं आप सब। इस वीडियो में हम डिटेल में ओम्स लॉ को जानेंगे। पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि जब भी हम इस चैनल के माध्यम से कोई एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो तो आप पेन कॉपी लेकर वीडियो देखें और नोट्स जरूर बनाएं। सबसे पहले ये जानते हैं ओम्स लॉ आया कहाँ से, किसने दिया है। ओम्स लॉ को डिस्कवर किया था जॉर्ज सीमन ओम ने। इनका जन्म 1789 में जर्मनी में हुआ था। इनके पिताजी ताले बनाने का काम करते थे और साथ में इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बारे में भी जानकारी होने के कारण वो सीमन्स को भी पढ़ाया करते थे, जिससे उनकी रुचि इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बारे में और जानने में बढ़ने लगी। सीमन ओम्स ने बड़े होकर एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिसिटी और करंट पर भी रिसर्च किया करते थे। पहले बड़ी बड़ी लैब होती नहीं थी, वो एक छोटे से कमरे में बैटरी वायर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। 1825 में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही वो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वायर में करंट भी बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। उन्होंने इस बात को 1827 में एक बुक में भी बताया, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने उन्हें एक टीचर बताकर इस बात को मजाक बनाया, जिस वजह से उनको बाद में नौकरी भी छोड़नी पड़ी। फिर कई सालों बाद 1841 में साइंटिस्ट कम्युनिटी ने उनकी इस बात को समझा और उन्हें ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के ओर से कोपले मेडल मिला और इनके नाम को रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट के रूप में भी रखा गया, जिसे हम ओम कहते हैं। 6 जुलाई 1854 में इन महान साइंटिस्ट ने दुनिया को फिर अलविदा कह दी। अब समझो, जैसा सीमन ओम ने कहा था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो फिर करंट भी डिक्रीज होगा। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो फिर हम एक कांस्टेंट R का यूज करते हैं, और R मींस होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? वायर, मटेरियल का। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उनका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है करंट को आगे बढ़ने से। ऐसा क्यों होता है? अब हम इतना तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही करंट कहते हैं। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं, पर मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं भरे होते, एक स्पेशल अरेंजमेंट में होते हैं। मेटल लेटिस में एटम एक ग्रिड की तरह अरेंज होते हैं और एटम वाइब्रेट करते रहते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो इन वाइब्रेटिंग एटम से टकराते हैं, और इस टकराव के कारण ही उनकी स्पीड कम हो जाती है। इसी टकराव को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है ओम्स लॉ का, उसे हम लिखते हैं V = IR, और इस एक्सप्रेशन के बाद न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। कोई भी दो वैल्यू हमें पता होती है और हम तीसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, पर एक कंडीशन पर ही ये एक्सप्रेशन वैलिड है। वोल्टेज के चेंज होने पर करंट भी चेंज होगा, पर एक कंडीशन पर। वो क्या है? वो ये है कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं। एग्जाम में ग्राफ भी बनाने को आता है तो मैं बताता हूँ। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। वोल्टेज के साथ करंट भी बढ़ रहा है। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। पहले आप रेजिस्टेंस का ये एक बेसिक फॉर्मूला देखिए। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर की लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर हमें यहाँ कांस्टेंट रो का यूज करते हैं। रो मींस रेजिस्टिविटी, किसकी? मटेरियल की। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन को फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन से टकराना पड़ेगा। लेकिन वायर का एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फिर ज्यादा स्पेस मिल जाता है, इसलिए वो इजीली मूव कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। अभी तक हमने ओम्स लॉ के बारे में जितना भी जाना है वो सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर था, लेकिन अब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। अगर हम कंडक्टर को हीट देते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो एटम वाइब्रेट करेंगे और ज्यादा, और फिर इससे कोलिजन भी बढ़ जाए। इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और करंट डिक्रीज। लेकिन अगर आप जानते हो तो ऐसा भी तो सुना है ना कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर एटम के बॉन्ड टूटने लगते हैं और फिर हमें और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो करंट बढ़ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मेटल के पास पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन भी बढ़ जाता है। मेटल के पास पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन और भी बढ़ जाता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने से, इसलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व शेप में बनता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इनमें जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। मतलब वो जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं वो टेम्परेचर के कारण टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करने लगते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस भी, लेकिन सेमीकंडक्टर में मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से अलग होकर मूव करने लगते हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा कोलिजन नहीं होता और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं मूव करने के लिए। कंक्लूजन ये है कि अगर
टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हम ओम्स लॉ का यूज नहीं कर सकते। यहाँ कंडक्टर को दो कैटेगरी में रखते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक हो जाते हैं और जो नहीं करते वो नॉन ओमिक। अब ओम्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी हम जानते हैं कि कहाँ हम इसका यूज करेंगे और कैसे यूज करते हैं। सर्किट डिजाइनिंग में ओम्स लॉ का यूज किया जाता है। कितना करंट चाहिए, कितने ओम का रेजिस्टेंस यूज करना होता है, कितना वोल्टेज होना चाहिए, सब हम ओम्स लॉ के यूज करके फाइंड करते हैं। होम एप्लीकेशंस में, बल्ब में, हीटर, फैन, इंटरनल वायरिंग में ओम्स लॉ अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट रेटिंग का बल्ब है, कैसे पता करोगे कि कितना करंट चाहिए होगा, वहां ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। ओम्स लॉ से रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि हम कैसे और कहां कहां इनका यूज करते हैं। आई होप कि ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कुछ छूट गया तो फिर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।